क्या पूर्ण संख्याओं का एक भी युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो ऐसा कोई भी हमको युग्म नहीं मिलेगा जिसको जोड़ने पर हमको पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो निष्कर्ष रूप में क्या निकला? निष्कर्ष रूप में सिर्फ आप यही याद रखिए कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यही निष्कर्ष निकला। योग का जो संवरक प्रगुण है उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष यही निकला कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं के योगफल करते हैं तो वह सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। तो अगर कोई पूछे योग का जो संवरक प्रगुण है वह क्या है, तो यही है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे तो उसका योगफल जब भी हम करेंगे, चाहे कोई भी दो संख्या ले लें, 0 ले लें प्लस 20 ले लें, तो जब ऐड करेंगे 20 तो यह भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। या कोई भी संख्या ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, कोई भी ले लें संख्या, तो कितना हो गए 150, यह भी पूर्ण संख्या ही होगी। तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, इसे आप जानते रहें। यह समझना व इसे रिमाइंड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका सत्य असत्य का कथन आएगा कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, जैसे मान लीजिए इसी में पूछ दिया क्या दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, सत्य है या असत्य, तो आप योग का संवरक प्रगुण यही कहता है कि हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है या सत्य है। तो चलिए अब दूसरे प्रगुण पर बात करते हैं। दूसरा प्रगुण क्या है? दूसरा प्रगुण है योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। तो योग पर क्रम विनिमेय प्रगुण काम करता है कि नहीं करता है? देखिए करता है। इसको थोड़ा समझिए। जैसे क्रम विनिमेय प्रगुण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई जोड़ा बना लीजिए आप, 5 और 3 का जोड़ा ले लें। अब जब हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अगर हम इसका क्रम बदल दें, जैसे 5 के जगह पे 3 रख दें और जो है 3 की जगह पे 5 रख दें, तब भी इसका योग कितना आएगा? 8 आएगा। यानी हम अगर इसके क्रम को बदल दें तब भी हमारा योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, योगफल वही आएगा। यही है कि क्या योग का क्रम विनिमेय प्रगुण पूर्ण संक्रिया पर काम करता है? तो हाँ करता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 5, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम इसका क्रम बदल दें, 5 और 3 कर दें, तब भी योगफल कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना करने पर 3 + 5 = 8 = 5 + 3। तो अगर इसको हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करें, देखिए संख्या रेखा, तो संख्या रेखा यहाँ पे है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक है यहाँ पे। तो इसको देखिए किस प्रकार से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे है 3 + 5, तो सबसे पहले 3 तक ऐड किया गया है। देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये संख्या रेखा देखिए यहाँ पे 3 पे आया। फिर 3 से क्या किया? 5 और ऐड करिए इसमें। उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 तक गया। यानी हम 3 में जब 5 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर बन के जा रहा है तीर के निशान के द्वारा, यहाँ 8 पे पहुँच गया। अब देखिए अगर हम इसका क्रम बदल दें, जैसे नीचे वाले जो चित्र है उसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसमें देखिए कि पहले 5 को यहाँ पे दर्शाया गया है संख्या रेखा पर, उसके बाद 3 को दर्शाया गया है। तो 5 में फिर 3 को ऐड करेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। यानी इस कथन का मतलब क्या हुआ? इस कथन का मतलब यही हुआ कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल भी दें, जैसे अगर हम संख्याओं के क्रम को क्या करें? बदल भी दें। देखिए दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल भी दें तब भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कौन सा नियम आप पढ़ रहे थे? यह आप पढ़ रहे थे योग का क्रम विनिमेय प्रगुण पढ़ रहे थे, योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है? इस पे क्वेश्चन बनेगा सत्य असत्य पे ऐसे बनेगा कि क्या दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो
दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए यहाँ पे है 3 + 5 = 7 आ रहा है, फिर उसके बाद हम 4 + 3 कर देंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम अगले प्रगुण पर बात करते हैं। देखिए अगला प्रगुण है योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी पे बात करते हैं। तो यह क्या होता है, यह शून्य से संबंधित होता है। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। यहाँ से आपका सत्य असत्य कथन में यहाँ से कई सारे प्रगुण पूछा जाता है डायरेक्ट। जितने भी योग के 4 यहाँ पे प्रगुण आपको पढ़ना है क्लास 6 में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे यहाँ पे है 0 में 0 जोड़ा गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 में 3 जोड़ा जाएगा या फिर 3 में 0 जोड़ा जाएगा तभी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या 0 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, यानी उसके योगफल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। चलिए अब अगले प्रगुण पर बात करते हैं। जो अगला प्रगुण है योग का साहचर्य प्रगुण। थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, बस एक बार आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगले प्रगुण पर बात करते हैं योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है। देखिए इसमें हम 3 संख्याओं को लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 संख्या, जैसे 2 + 3 को एक साथ ऐड किए, फिर उसके बाद 4 को ऐड किए तो कितना आ गया, 2 + 3 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 में 4 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 को छोड़ दें, पहले 3 और 4 को ऐड कर दें तो 3 + 4 को ऐड करेंगे, उसके बाद 7 आ जाएगा, यानी 2 + 7 तब भी वैल्यू 9 आएगी। तो इसको संख्या रेखा के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देख लीजिए संख्या रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे संख्या रेखा। तो इसमें सबसे पहले देखिए दो को संख्या रेखा पर दर्शाया गया, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो 2 + 3 यह कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 5, और फिर 5 में 4 जो ऐड किया गया कितना आ गया, 9 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले चित्र में आप देखिए यहाँ पे पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो इसमें क्या किया गया, पहले 3 और +4 को ऐड किया गया, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर 7 को 2 में ऐड करेंगे तब 9 हो जाएगा। तो यह योग का साहचर्य प्रगुण है। कौन सा प्रगुण है, योग का साहचर्य प्रगुण है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे है 8 + 4 + 9 = 8 + 4 + 9, तो हम चाहे पहले 8 + 4 को जोड़ें, उसके बाद 9 को जोड़ें, या फिर 8 को छोड़ के पहले 4 और 9 को जोड़ें, तब भी इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 8 में 4 जोड़ेंगे 8 × 4 = 12, अब 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। वैसे ही 9 में 4 जोड़ेंगे 9 × 4 = 13, और 13 में जब 8 जोड़ेंगे 8 × 21 तब भी आ जाएगा। तो यानी कोई इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष यही निकला कि 3 पूर्ण संख्याएं, साहचर्य नियम, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी साहचर्य नियम की बात होगी तो वहाँ कितनी संख्याएं होंगी, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किसी 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण है, यानी जब भी साहचर्य प्रगुण की बात होगी तो वहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो उसके क्रम को चाहे पहले 2 को ऐड कर दीजिए, फिर आप उसके बाद
तीसरे को ऐड करिए तो इसमें कोई योगफल में अंतर नहीं पड़ेगा। यह योग संक्रिया का कौन सा प्रगुण है? साहचर्य प्रगुण है। प्रगुण देखिए, अब संवरक प्रगुण में क्या होता है, देखिए जैसे पूर्ण संख्या के कुछ युग्म ले लीजिए, चाहे 8 5 को ले लीजिए, 5 9 को ले लीजिए, या 10 0 को ले लीजिए, या 0 7 को ले लीजिए, 8 8 को ले लीजिए। तो प्रत्येक युग्म की प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। जैसे यहाँ पे 8 में से 5 को घटाया गया है और उसके बाद संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। तो घटाने के लिए संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले संख्या रेखा बना दिया गया। यह संख्या रेखा आप जानते ही बनाना, सबके बीच का डिफरेंस जो है, अंतर जो है बराबर बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे 8 तक गया, 8 खाने तक गया गया। देखिए संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से कहाँ गया 8 पे। उसमें से कितना माइनस किया गया, 5। 1 2 3 4 5, कितना पे आ गया 3। यानी 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, घटाने पर क्या होता है। अभी सबसे मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ ये है, देखिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ ये है कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। संवरक नहीं है अर्थात हमेशा वैल्यू समान नहीं आएगी। जैसे देखिए 8 में से जब 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 3 आएगा, यह पूर्ण संख्या तो हो गई। लेकिन क्या हम 5 में से जब -9 को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही 10 में से 0 को जब घटाएंगे 10 आ गया, यह तो पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन 0 में से -7 को जब घटाएंगे तो यह माइनस में वैल्यू आएगी। यह जब माइनस में वैल्यू आएगी तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसीलिए यदि पूर्ण संख्या के युग में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या में से, देखिए यहाँ 0 क्या है, छोटी संख्या है, इसमें से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो वह पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं होती है। इसे हमेशा याद रखिए। यह सत्य असत्य में आपको पूछ सकता है कि क्या घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक होती है या नहीं होती है। तो संवरक नहीं होती है। ठीक, यह थी आपकी थ्योरी पे थोड़ी चर्चा हो गई। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अब किस पे चलते हैं, अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास 2B। अभ्यास 2B में कुल 4 क्वेश्चन हैं। कुल कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। का जो पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो योग तथ्यों को लिखना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 4, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5, यानी 4 + 5 लिख देंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 + 5 = 9। बस इतना ही लिखना आपको। उसके बाद दूसरे चित्र में देखते हैं, यहाँ पे इसको भी वैसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए कितना है, पहला तीर कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है। उसके बाद यानी 5 हो गया, पहली वैल्यू कितनी हो गई, 5 में कितना ऐड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, 5 में 6 जोड़ा गया। इसके बाद कितना आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। तो इसको लिख देंगे 5 + 6 = 11। बस इतना ही लिखना है। और उसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शाना यानी इसी आधार पे हमको संख्या रेखा बनाना है, उस पर दर्शाना है। तो चलिए देखिए, जैसे ऐसे हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन लीजिए, दूसरे का पहला क्वेश्चन 4, जो पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 9। 5 + 4 = 9। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए सबसे पहले संख्या रेखा हमने बनाया, इस पे अंक को समान दूरी पर हमने अंक को दर्शा दिया। उसके बाद सबसे पहले 5 में किसको ऐड करना है, 4 को। इसमें किसको ऐड करना, 5 + 4 = 9। तो ऐसे ही आप बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, टोटल वैल्यू कहाँ तक पहुँची, 9 तक पहुँची, 9 तक। तो यहाँ से 0 से कहाँ तक पहुँच गया, 9 पे। तो 5 + 4 = 9। आप इसी आधार पे ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, 0 +
5 इज इक्वल टू 5, यानी जीरो में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 0 से चलना है, 5 तक पहुंचना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ से 0 से स्टार्ट किए और उसके बाद कहाँ पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, 5। तो यह हो गया आपका 0 + 5, कितना हो गया, 0 + 5, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। यानी जब आप शून्य में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपको दर्शाना है 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9, यानी 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9। आपको यही दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो देखिए संख्या रेखा पर सबसे पहले किसको दर्शाना, 2 को। तो हमने 2 को दर्शाया यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना ऐड करना है, 3 को ऐड करना है, जोड़ना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 को हमने ऐड कर दिया, तो 2 में जब 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 पे पहुँच गया। उसके बाद कितना ऐड करना है, 4, 1 2 3 4, ठीक, तो 9 पे आ गया। 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, 9। कहाँ पे पहुँच गया, 9, ठीक। आप ऐसे ही संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। यही आपको कह भी रहा है कि आप जो है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, आप ऐसे ही करके जाके अपने कॉपी में अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ऐसे जाके आप कॉपी में लगा लेंगे प्रश्न को। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। योग का क्रम विनिमय प्रगुण यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे 345 में 789 को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 789 पहले आ जाएगा, 345 बाद में चला जाएगा। यहाँ पे योग का देखिए, यहाँ पे क्या है, क्या होगा, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए बस दिया है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 2889, यहाँ पे लिख देंगे ऐड करने के बाद। अब देखिए यहाँ साहचर्य नियम आ गया है यहाँ पे, तो कितना हो गया, यहाँ देखिए 234 में पहले 456 को जोड़ा गया है, उसके बाद उसमें 789 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिर कितना हो जाएगा, यहाँ यही हो जाएगा 234 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद योग का साहचर्य नियम आप पढ़े ही हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे 234 आप लिख देंगे। उसके बाद 456 में 789 को ऐड किया गया है। अब चौथे क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जाँच करिए। हमने बात किया था जब प्रगुण की चर्चा चल रही थी वहाँ पे घटाने की, तो उस पर बात किया गया था कि जब घटाने के संदर्भ में संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है, तो कह रहा है 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करिए। 3 विभिन्न युग्म कोई भी ले लें, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे 4 और 3 ले लिए, 7 और 4 ले लिए, और 7 और 0 ले लिए। तो क्या घटाने पर पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होगा या नहीं होगा, यही हमको जांच करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले घटाने के लिए 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह तो पूर्ण संख्या है, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन अब क्रम बदल दीजिए, अब 3 - 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो माइनस में वैल्यू आ जाने के कारण से यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप एक तो यह ऐसे चेक कर लिए। अब फिर चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं। यही चेक करने के लिए बोला है कि 3 संख्याएं ले लिए, 3 युग्म लीजिए, उसको आप जांच करिए। अब देखिए 7 और 4 को लेते हैं, 7 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम 4 - 7 करेंगे तो -3 माइनस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यह तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अब तीसरा भी चेक कर लेंगे, जैसे 7 - 0 करेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, 7 आ गई, ठीक। 7 - 0 करेंगे तो कितना वैल्यू आ गई, 7 आ गई। लेकिन हम जब 0 - 7 करेंगे तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी। तो ऋणात्मक आने के कारण यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो बस ऐसे कोई भी 3 युग्म लेकर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी लेकर चेक कर सकते हैं।
तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसको आप लोग वहाँ भी पढ़े थे। तो चलिए यह पूरा चैप्टर आपका फिनिश्ड हुआ, ख़त्म हुआ। इसको जितने भी क्वेश्चन हैं हमने ज़्यादातर लगा ही दिए हैं। आप लोग कापी में अच्छे से लगाते रहिए इसको। अब चलिए अगला जो है किस पे बात करना है, देखिए पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण पर बात करेंगे। हमने जोड़ के प्रगुण पर बात कर ली, घटाने पर बात कर ली, अब किस पे आ गया, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण पर बात करेंगे। तो चलिए गुणा के प्रगुण पर हम लोग बात करते हैं।